नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज हम यूपीपीएससी की सामान्य अध्ययन की इस किताब को पूरे डिटेल के साथ में रिवाइज़ करने जा रहे हैं, जिसमें अपनी विषय सूची कुछ इस प्रकार रहेगी। आज हमारा टॉपिक रहेगा, पहले हम इतिहास पढ़ेंगे, आज हम प्राचीन भारत कवर करेंगे और फिर धीरे धीरे भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और अन्य विषयों की तरफ भी हम पढ़ते चलेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक है प्राचीन भारत, जिसमें हम प्रश्नों के साथ में उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया? खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने कराया था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। राष्ट्रकूटों के शासन काल में कैलाश मंदिर, दशावतार मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? अब समझने चोलों के राज्यों के बारे में बात हो रही है, उनका विस्तार पूछा जा रहा है। तो पहले हम चोलों के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है उसके बारे में समझते हैं। तो चोलों के विषय में जानकारी हमें अष्टाध्यायी से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी से। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पणिनि लिखी थी। एक महर्षि थे पणिनि, उन्होंने अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी थी। सर्वप्रथम वहाँ से चोलों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनके अन्य स्रोत भी हैं, जैसे महाभारत, संगम साहित्य और भी किताबें हैं जिनसे हमें चोलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन जब पूछा जाए कि सबसे पहली पुस्तक कौन सी है जिससे चोलों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो होगी अष्टाध्यायी। ठीक है, अब बात करते हैं कि चोलों का राज्य कहाँ से कहाँ तक था। तो कि चोलों का जो राज्य था वो कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक फैला हुआ था। कहाँ तक था? कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली और तंजौर तक फैला हुआ था। इनकी पहली जो राजधानी थी वो थी उत्तरी मंदलूर और कालांतर में बनी उनकी उरैयूर और तंजावुर। ठीक है, चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि चोल वंश का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो वह संगम युग से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? संगम युग से। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता के संस्थापक कौन थे? वो थे विजयालय। कौन थे? विजयालय। अगला प्रश्न देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? अब बात हो रही है मीनाक्षी मंदिर की। तो चालुक्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चालुक्य वंश ने। यहाँ से दो प्रश्न बने कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया था। तो कहाँ है? ये है आपका मदुरई में, या तो मदुरई या मदुरै में है। ठीक है, और किसने करवाया था? ये करवाया था चालुक्य वंश ने। किस शैली में बना है? तो यह बना है आपका द्रविड़ शैली में। किस शैली में बना है दोस्तों? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। अब एक बात आती है कि हम हर मंदिर अलग अलग शैली से बना होता है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन कौन सा मंदिर किस शैली में बना है अगर हमें ये याद नहीं है तो भी हम एक बार सोच सकते हैं कि जो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो अधिकतर किस शैली में बने हैं? नागर शैली में बने हैं। और जो कि मध्य भारत के जो मंदिर बने हुए हैं वो सब बेसर शैली से बने हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आने वाले समय में हो सकता है कि कभी ज़रूरत हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य, जिसे हम सांख्य दर्शन के नाम से भी जानते हैं। टोटल 6 प्रकार के दर्शन हैं दोस्तों। ठीक है, पहला दर्शन है आपका सांख्य दर्शन, जिनके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। दूसरा है आपका मीमांसा, जिनके प्रतिपादक थे जैमिनी। तीसरा है वैशेषिक, कणाद। चौथा है योग दर्शन, जिनके प्रतिपादक थे पतंजलि। पांचवा है न्याय दर्शन, जिसके प्रतिपादक थे गौतम। और छठा है आपका वेदांत दर्शन, जिसके प्रतिपादक थे बदरायण। ठीक है, अब बात हो रही है सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा समझ लें कि सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की जो उत्पत्ति है वह ईश्वर से ना होकर के बल्कि प्रकृति से हुई है। जैसा कि हमारे साइंस में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि
कैसे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, धीमे धीमे एक पार्टिकल से एक स्पीस से दूसरी स्पीस में आए हैं, उसी तरीके से सांख्य दर्शन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा तथा सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य में युद्ध हुआ था, जिसमें संभवतः सेल्यूकस पराजित हुआ था। जिनके पास में चाणक्य जैसे प्रधानमंत्री हों तो उनका तो विजय होना स्वाभाविक ही है ना। आपका क्या ख्याल है, बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न है हमारा, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक जो कुषाण वंश था उसमें एक राजा थे कनिष्क, उनका राज्याभिषेक पूछा गया है। तो बेसिकली उनका राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ था, 78 ईसा पूर्व में। तो उनसे एक संबंध का प्रश्न है कि कुषाण वंश यूची कबीले से संबंध रखता था, जिसे तोरवारी भी कहा जाता है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुषाण वंश जो है वो यूची कबीले से संबंध रखता था, जिसे तोरवारी भी कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ था, 78 ईसा पूर्व में हुआ था। इस वर्ष उसे शक संवत भी चलाया था। इसी वर्ष उसने क्या चलाया था दोस्तों? शक संवत भी चलाया था। भारत सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयोग लाए जाने वाला यही जो हमारे हर साल जो कैलेंडर आते हैं वो 78 एडी के हिसाब से ही हमारे भारत सरकार उसे प्रयोग में लाती है। सम्राट अशोक के शासन के सबसे महत्वपूर्ण घटना उनका राज्याभिषेक रहा है। तो इनका प्रश्न था हमारा कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ठीक है, सांची के स्तूप की बात हो रही है, तो ये अशोक ने बनवाया था बेसिकली। तो सम्राट अशोक के बारे में इसमें डिटेल आई है कि सम्राट अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध था। सभी कोई जानते हैं कि अशोक का कलिंग युद्ध सबसे खतरनाक हुआ था, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ है। उस समय कलिंग में नंदराज था, नंद का शासन चल रहा था। एक पुस्तक है रजत रंगणी, जिसके राइटर थे कल्हण। तो कल्हण की रजत रंगणी के अनुसार अशोक के जो इष्ट देव थे वे थे भगवान शिव थे। बाद में वह बौद्ध भिक्षु बन गया। जो एक बौद्ध भिक्षु आए थे उनके दरबार में, मोगलीपुत्र तिस्स नाम था। क्या नाम था उनका? मोगलीपुत्र तिस्स। वे उनसे मिले और बाद में उन्होंने बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ली और वह बौद्ध बन गए। अगला प्रश्न है हमारा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की बात हो रही तो भारत का ये राष्ट्रीय वाक्य है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते एक हमारा उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, उससे लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और साथ ही साथ एक और स्लोगन है, सत्यम शिवम सुंदरम। कौन सा? सत्यम शिवम सुंदरम। यह भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक और आगे की बात मनुस्मृति के बारे में कि मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति कैसी है? सबसे प्राचीन स्मृति है। अगला है कि गीता क्या है? गीता भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का एक संकलन है। क्या है गीता? गीता भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। सबसे प्राचीन ग्रंथ की अगर बात की जाए तो क्या होगा? ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य 11वीं सदी के
वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया था। क्या किया था इन्होंने वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया था। इसी दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया है। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य ने 11वीं सदी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने का प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला है द्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य थे। कौन थे? माधवाचार्य थे ये। अगला है शुद्ध अद्वैतवाद मत। ये किसने दिया था? ये दिया था वल्लभाचार्य ने। अद्वैतवाद ये किसने दिया था? ये थे शंकराचार्य के। वरकरी संप्रदाय तुकाराम जी का था। धरकरी संप्रदाय रामदास जी का था। सनक संप्रदाय निम्बकाचार्य जी का था। ठीक है, ये सब ये प्रवर्तक हैं जिन्होंने प्रमुख मत दिए हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये याद करने की चीज़ें हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? ग्राम प्रशासन की बात आती है तो चोल साम्राज्य सबसे ऊपर आता है। चोल साम्राज्य में ग्राम की शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। यहाँ पे मूलभूत सभाएं हुआ करती थी। ग्राम तथा नगरों में सभाएं शासन का मूलभूत इकाइयाँ रही हैं। नाडू एक उनकी सभा हुआ करती थी। नाडू की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निमित्त होती थीं। नाडू की प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निमित्त होती थीं। ठीक है, इस काल में स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा बालिक सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। किसके द्वारा? बालिक सदस्यों के द्वारा। उर गांव में सर्वसाधारण लोगों की प्रधान समिति थी। उर्ज क्या थी? गांव के सर्वसाधारण लोगों की सभा हुआ करती थी। जो गांव में नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनकी सभा को क्या कहते थे? हम उर कहते थे। नगरम क्या थे? नगरम तीसरे प्रकार की सभा थी जिसमें व्यापारी लोग सम्मिलित हुआ करते थे। और सभा या महासभा गांव के विशिष्ट ब्राह्मणों की सभा हुआ करती थी। किसकी सभा होती थी? सभा या महासभा गांव के विशिष्ट ब्राह्मणों की सभा हुआ करती थी। ठीक है, और महासभा को पेरुगुर्री भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेरुगुर्री। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है और इसका निर्माण किसने किया था? भीम प्रथम के सीमांत विमल शाह ने 1031 ईस्वी में कराया था। किसने किया था? विमल शाह ने किया था 1031 ईस्वी में। और माउंट आबू के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि माउंट आबू के निकट में गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी? गुरु शिखर है, सभी को पता है। कहाँ पर है? माउंट आबू के पास में ही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो गौतम बुद्ध हैं, जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसे सारनाथ में, ऋषिपत्तन जगह है वहाँ पे दिया था सारनाथ में। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। जो बुद्ध के जो उपदेश थे उन्हें आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों? बुद्ध के जो उपदेश थे वह आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित थे। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती कौशल में दिए थे। ये भी एक पॉइंट बनता है कि बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ हैं? वो श्रावस्ती कौशल में हैं। और बुद्ध ने धर्म प्रचार कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब, इनके मध्य में अंतर नहीं किया था। ठीक है, यही इनका प्लस पॉइंट था कि जो भेदभाव से परेशान लोग हैं उन्हें धर्म में अपने सम्मिलित करना। तो इन्होंने ऊंच नीच का, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं रखा। गौतम बुद्ध के में एक बौद्ध धर्म में एक चीज़ आती है अष्टांगिक मार्ग,
तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म से संबंधित है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी। चालुक्यों की बात कर रहे हैं तो चालुक्यों की राजधानी क्या थी, वातापी थी, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वातापी है, जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। और करंट समय में, मतलब आज के समय, वर्तमान समय में उसे बादामी नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, बादामी। ठीक है, आप देख सकते हैं आधुनिक समय में से बादामी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में आगे देखते हैं, चालुक्यों का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था। जयसिंह था। क्या नाम था उनका, जयसिंह था। पुलकेशन भी इनके एक प्रतापी शासक हुए हैं। और आगे देखते हैं, रवि कीर्ति रचित ऐहोल प्रशस्त के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, हर्षवर्धन को पराजित किया था। किसके अनुसार, रवि कीर्ति के द्वारा लिखित ऐहोल प्रशस्त के अनुसार चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त पुलकेशन द्वितीय ने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा एवं गुर्जरों पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। पुलकेशन द्वितीय आपके चालुक्य राज्य के बहुत ही अच्छे राजा में रहे हैं, तो उनके बारे में बहुत डिटेल है। अगला प्रश्न है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये संबंध किसका है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, तो ये स्टेटमेंट है हमारे बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में संसार को अस्थिर और क्षणिक कहा गया है, जिसे इनका एक नियम भी है, क्षण भंगुरवाद। कौन सा नियम है दोस्तों, क्षण भंगुरवाद। सॉरी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। कोलुंतुंग एक राजा थे, जिन्होंने अपने 72 व्यापारियों का एक ग्रुप चीन भेजा हुआ था। तो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अब आप आता है अगला प्रश्न, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। तो इसमें ऑप्शन थे शाक्य, यौधेय, लक्ष्यव या उपयुक्त में सभी। तो इसका है यौधेय। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था, यौधेय नहीं था, शाक्य और लक्ष्यव थे। ठीक है, ये अपना 16वां प्रश्न रहा है। 17वां प्रश्न है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं पर भी नहीं है। यह निम्न में से यह ग्रंथ में से किस ग्रंथ में बोला गया है, कि मतलब ये स्टेटमेंट किस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ऑप्शन है रामायण, गीता, महाभारत और रजत रंगणी। तो यह संबंध है हमारा कथन जो महाभारत से संबंधित है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये उपयुक्त कथन में संबंधित महाभारत से कथन क्या था, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, महाभारत की रचना की गई है वेद व्यास जी के द्वारा। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी हुई है। गीता क्या है, गीता श्री कृष्ण के उपदेशों का संग्रह है। क्या है गीता, गीता श्री कृष्ण जी के उपदेशों का संग्रह है। रजत रंगणी किसने लिखी है, कल्हण ने लिखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर क्या था। हिंदू विधि के द्वारा मान्य कर था 1/6। ठीक है, उपज का 6वां भाग। अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है मृगदाव। अब देखिएगा, मृगदाव एक बौद्ध धर्म के जो धर्मचक्र प्रवर्तन था उसके लिए यूज होता है। ये मृगदाव सारनाथ को कहा जाता है। ठीक है, मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ में मृगदाव ने, बुद्ध ने अपने पहले 5 साथियों को जो उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था
उसको महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। किसकी संज्ञा दी गई थी? महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। क्या कहा गया था दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा गया था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अगर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सभी स्टेटमेंट इसी आंसर में दिए हुए हैं। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, यह कथन है। और ऑप्शन में इसमें था कि लोहे से परिचित थे। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा डी नंबर है उसमें। तो हमें याद रखने हैं, सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। उस वक्त तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। तांबे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो उन्हें तांबे या अयस नाम है, अयस नाम के धातु का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी। नगर व्यवस्था कैसी थी? अत्यंत उच्च कोटि की थी। आगे देखते हैं कि नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नारियों का अच्छा रहा है। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। मातृ देवी मतलब भूमि की पूजा किया करते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं ताकि आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर सकें। इसमें चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।